कैसे हम देख सकते हैं कि प्रॉमिस है कुंडली में करोड़पति बनने का? देखो, करोड़पति बनने का प्रॉमिस, ऐसा करोड़पति वाला प्रॉमिस फॉर्मूला तो कुछ नहीं, वेल्थ क्रिएशन है। हाँ, वेल्थ क्रिएशन है। तो वहाँ पे हम सेकेंड हाउस को देखेंगे, पहला होरा चार्ट को देखेंगे। अगर हम सेकेंड हाउस को देखते हैं तो हमें ये देखना है सेकेंड हाउस का लॉर्ड, उसकी दशा अंतरदशा कब है मकर राशि। तो 11वें घर में 10 नंबर लिखा होगा, है ना। 11वें घर में 10 नंबर लिखा होगा, मकर राशि, इसका स्वामी कौन है? शनि, शनिदेव। तो हमने लिख लिया 11वां हाउस का जो लॉर्ड है मेरा वो शनिदेव है। अब हमको दूसरा कौन सा देखना है? सेकेंड हाउस देखना है। तो वहाँ पे कौन सा आया? एक आएगा, एक आ गया, एरीज आ गया। तो उसका स्वामी कौन है? मंगल, मंगल है। तो हमने लिखा सेकेंड हाउस लॉर्ड मंगल। तो 11th हाउस का लॉर्ड हमारा कौन निकला? सैटर्न। और दूसरा निकला मंगल। हमने मंगल जो हमारा सेकेंड लॉर्ड है, जिसका लाल रंग है, उसको पाँव में ले आना है। हमें लाल रंग के मोजे पहनने। हमारे 11वें भाव का स्वामी जो शनि है, जिसका रंग काला है, उसको हमें गले में ले आना है। कुंडली में प्रमोशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है कि नौकरी में अच्छा प्रमोशन मिलेगा या नहीं? अब प्रमोशन की जब बात करेंगे तो हम कौन से घर को देखेंगे? गेंस 11th, छठे का 11th, छठे का 11th, 4th हाउस। अच्छा, ठीक है। तो जब आपका कोई फेवरेबल प्लैनेट जिसकी महादशा अंतरदशा प्रयांतरदशा चल रही है, वो चौथे से गोचर करेगा तो आपको सक्सेस दे सकता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज हम एस्ट्रोलॉजी की एक मास्टर क्लास लेकर आए हैं, जहां पर हमने आपसे जुड़े हुए सवाल किए हैं। ये किसी एक टॉपिक पर बात नहीं हुई है, हमने छोटे छोटे सवालों के रूप में जो भी आपकी क्वेरीज आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए भेजते हैं, हमने कोशिश की है कि कुछ सवाल उसमें से लें और हम बात करें उस पर। जैसे कि कुंडली में कैसे देखें कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी भी है या नहीं। साथ ही हमने बात करी है कि सैटर्न की कौन कौन सी प्लेसमेंट्स होती हैं जो कि बहुत परमानेंट ग्रोथ देती हैं। इसके अलावा हमने 6 और 8 जो घर माने जाते हैं कुंडली के, जिनको अक्सर हम नेगेटिव भी मान लेते हैं, उनसे रिलेटेड दान क्यों करना ज़रूरी है, दोनों में कनेक्शन क्या है, सब पर बात हुई है। फाइनेंशियल गेन्स पर भी बात हुई है। तो लास्ट तक पॉडकास्ट देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको बड़ा मज़ा आएगा सारी बातें सुन के, क्योंकि आपके ही सवाल आज इस पॉडकास्ट में किए गए हैं। मैं अपने गेस्ट से आपका परिचय करवाती हूँ। शिवा अमित सर आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कि जो कि रिनाउंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, 30 साल से ज़्यादा से इस फील्ड में हैं, उन्हें महारत हासिल है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। हिला जी कैसी हैं आप? बढ़िया, हर हर महादेव। सर जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम पैसे के बारे में बात करेंगे और करियर, दोनों के बारे में बात करेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे कि प्रमोशन होगा नहीं होगा, कैसे पता करें, अगर प्रमोशन की साइकिल आने वाली है तो कैसे आप आगे बढ़कर ले सकते हैं प्रमोशन, वो कैसे पता करें, कौन सा चार्ट है जो करेज को दिखाता है कि आप ले भी पाओगे प्रमोशन की नहीं। साथ ही पैसे की कंडीशन हम कैसे पता करें, मान लीजिए रुका हुआ धन कहीं है, वो कैसे पाएं, सारे कॉम्बिनेशंस पे आज बात करेंगे। पहले पैसे पे बात करते हैं। बिल्कुल, पैसे पे बात करते हैं। पैसा कैसे आएगा और पैसा कैसे रुकेगा, इस पे भी बात करेंगे। देखो, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, एक सवाल ये होता है, आने लग जाए, कितना आए और ज़्यादा आने लग जाए, दूसरा सवाल ये आता है। तीसरा ये होता है, पैसा आ गया है, रुक जाए, वापस न जाए, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो चंचल है। तो सस्टेन करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस पे बात करेंगे। इसके पहले दर्शकों को सबसे पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कुंडली होती क्या है, क्योंकि हम लोग जब टेक्निकल बात करेंगे ना, ये हाउस वो हाउस, तो उनके लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला दर्शकों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब वो कुंडली अपनी देखते हैं कहीं भी, किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे, जब वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो उनकी कुंडली बन के वहाँ पे आएगी, हॉरोस्कोप बन के वहाँ आएगा। उस हॉरोस्कोप जो इतना बड़ा बॉक्स आएगा, 12 खाने होते हैं। जो पहला होता है उसको लगन बोलते हैं। तो फर्स्ट हाउस लगन को बोलते हैं। वहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, लगन में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, तो ऑडियंस कंफ्यूज मत होइएगा। हम हाउस जो सबसे सामने आपको फर्स्ट सेंटर में ऊपर दिख रहा है, वो फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस क्या दर्शाता है? हमारी अपनी पर्सनालिटी दर्शाता है,
हम कैसे हैं, हमारा ओवरऑल ऑरा कैसा है, हम कैसे दिखते हैं, कैसे कैसा स्वभाव होगा मेरा, वो दर्शाता है। उसके बाद उसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखते हैं, हमारी घड़ी क्लॉकवाइज चलती है लेकिन कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जो उसके लेफ्ट साइड में आप दूसरा भाव देखते हैं, वो आपका धन भाव है, वो आपके कुटुंब का भाव भी है, वो आपके स्वाद का भाव भी है। आप कैसा खाना पसंद करेंगे वो भी आपका सेकंड हाउस बताएगा। आपकी पूरा जो फैमिली है ना, एक्सटेंडेड फैमिली, कुटुंब, वो भी वो बताएगा। और धन भाव है, कौन सा धन भाव है? एक धन वो होता है जो आप रेगुलर कमाते हैं, मंथली आपको सैलरी होती है या मंथली आपका प्रॉफिट होता है, ईयरली आपका डिविडेंड आ रहा है या इन ईयरली आपका कंपनी जो पैसा कमा रही है। लेकिन ओवरऑल कितना पैसा बचा पाओगे आप, कितना वो नेट वेल्थ क्या क्रिएट कर पाओगे, वो सेकंड हाउस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑडियंस को सेकंड हाउस ध्यान में रखना है कि हम जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड हाउस बहुत चमत्कारी हाउस है लगे। वो आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली जाती है गोविंद सिंह साहब के बारे में, एक नाल 1.25 लाख लड़ावा तब गोविंद सिंह ना कहलावा, है ना। एक के साथ 1.25 लाख लड़ाने की क्षमता जो रखे वो है थर्ड हाउस, है ना। मांझी आपने किताब भी पढ़ी होगी और आपने मूवी भी देखी होगी। जो व्यक्ति खाने को पैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उस रास्ते के वजह से वो सही समय पे अपनी पत्नी को अस्पताल नहीं ले गया, तो उसने अकेले बैठ के एक पहाड़ को छेद डाला, वहां से रास्ता बना डाला। वो करेज को थर्ड हाउस बोलते हैं। तो थर्ड हाउस वो है कि इंसान की जिंदगी में 20 बार फेलियर आ जाए, वो 21वीं बार वापस खड़ा होगा और बोलेगा मैं करके ही रहूंगा, और कर देगा। वो बिना किए खत्म नहीं होगा। दैट इज थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड हाउस अदरवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भवत भावम के अनुसार हर एक घर अपने फाइनल रिजल्ट कहाँ देगा, वो उतने ही नंबर आगे देता है थर्ड हाउस। हाँ, तो हम सेकंड हाउस की जब बात कर रहे हैं, दूसरा भाव पैसे का है और दूसरे से दूसरा भाव थर्ड हाउस है। तो वहां जो संपूर्णता मिलेगी दूसरे भाव को, वो थर्ड हाउस में मिलेगी। तो थर्ड हाउस अगर अच्छा है तो इंसान जिंदगी में पैसा 100% बनाएगा ही बनाएगा, चाहे 10 बार फेल हो जाए। ये चौथा भाव क्या होता है? हमारी माँ का है, हमारे घर का है, हमारे फैमिली में कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, वातावरण, इन्वायरमेंट एट होम कैसा रहेगा, उसका है। फिफ्थ हाउस हमारा एडुकेशन का है, प्रारब्ध का भी है, उसको पूर्व पुण्य घर हाउस बोलते हैं। ये हमारे बच्चों का भी है और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है। सिक्स्थ हाउस हमारे सर्विस का है, इसको लोन भी बोलते हैं, इसको एनिमी भी बोलते हैं, शत्रुता भी दर्शाता है, कर्ज भी दर्शाता है, और रोग बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से बीमारी है तो वो दर्शाता है। लेकिन सर्विस जो आप करेंगे वो छठा हाउस है। जो आदमी जॉब में काम कर रहा है उसको सिक्स्थ हाउस को कंसीडर करना ही करना है। सेवेंथ हाउस हमारा एसोसिएशन है, हमारा पार्टनरशिप है, हमारी पत्नी को भी, पति को भी दर्शाता है, हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको भी दर्शाता है, और जो लोग जिनसे हम व्यापार कर रहे हैं, लाइक इफ आई एम अ B2B सेलर, बिजनेस टू बिजनेस सेलर, तो वो भी दर्शाता है। इफ आई एम अ B2C सेलर, तो वो मेरा कस्टमर कौन होगा वो दर्शाता है। तो सेवेंथ हाउस जो आदमी एंटरप्रेन्योरशिप में हो, बिजनेस कर रहा हो, उसको वो देखना भी बहुत जरूरी है। एट्थ हाउस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का है, एक सडन हैपनिंग का है। इसको डेथ भी बोलते हैं, हाउस ऑफ डेथ भी बोलते हैं, और इसको ऑकल्ट से बहुत स्ट्रांगली रिलेट करते हैं, तंत्र से बहुत स्ट्रांगली रिलेट करते हैं, इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बहुत स्ट्रांगली रिलेट करते हैं, रिसर्च वर्क से बहुत रिलेट करते हैं। तो जितने डीप रिसर्चर्स होते हैं उनका एट्थ हाउस बड़ा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। नवा भाव हमारे पिता का है, हमारे गुरु का है, हमारा भाग्य का है। नवा भाव अगर इंसान का ठीक है, ये अकेला एक ऐसा भाव है जो पूरे बाकी कुंडली में 11 के 11 भाव पे भारी है। सारे आपके घर, सारे आपके ग्रह जैसे भी हो, 9th हाउस अगर आपका ठीक है तो आप बहुत अच्छी, बहुत सक्सेसफुल जिंदगी जिएंगे। तो अब इसकी यहाँ से हमें एक यूनिक रेमेडी क्या मिलती है? ये 9th हाउस अच्छा करने के लिए बाकी कुछ करो नहीं करो, गुरु का सम्मान हमेशा करो, पिता का सम्मान हमेशा करो, ठीक है। 9th हाउस घुटनों का भी होता है, तो पिता के पांव दबाओ, गुरु के पांव दबाओ, ये एक रेमेडी है। आप जब मिले घुटनों के बल बैठ के मिले,
है ना। जब आप प्रणाम करते हैं तो बस ऐसे सर झुका के नहीं, आप घुटनों में बैठ के मिले, और यही पहले परंपराएं रही थी। आज भी आप साउथ इंडिया जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली ऐसे ही मिलते हैं। आप कभी यूट्यूब पे पवन कल्याण जी हैं, डिप्टी सीएम हैं अपने साउथ में, उनके भाई हैं चिरंजीवी, तो आप उनके वीडियोस देखिएगा, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी घुटने पे बैठ के अपने बड़े भाई से मिलते हैं, क्योंकि पिता समान मानते हैं। उनके वीडियोस देखिएगा, वो अपने गुरु के पास जाते हैं, घुटने के बल बैठ के मिलते हैं, डिप्टी सीएम है वो। और देखिए क्या विजय प्राप्त हुई उनको, पावर स्टार बोला जाता है। तो ये भाग्य का जो हाउस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं मेन हाउस में 10th हाउस, ये हमारा कर्म का भाव है। हमको नौकरी नहीं मिल रही, हम 10th हाउस देखेंगे। बिजनेस नहीं चल रहा, हम 7th और 10th दोनों देखेंगे। अब 10th में नौकरी मिल गई, पैसा जो हम हर महीने पैसा कमाते हैं, जो हमें सैलरी मिलती है, जो हमारा मंथली प्रॉफिट है, हमने 50 लाख का सामान बेचा, 10 लाख रुपए बचे या 20 लाख रुपए का घाटा हुआ, वो 11th हाउस बताएगा। आप इतने एंटरप्रेन्योर देखते हैं, शार्क टैंक देखते हैं आप लोग, शार्क टैंक में आप देख रहे हैं कि 200 करोड़ की सेल हो रही है, और उसका जब आप फाइनेंशियल पीएनएल बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब आप उसका पीएनएल देखेंगे तो 200 करोड़ की सेल हुई और 30 करोड़ का घाटा है, तो उसका 11th हाउस खत्म है, उसका 11th हाउस प्रॉफिट नहीं है। तो यहां से हम ऐसे समझेंगे। 12वां हाउस क्या है, हमारा खर्चों का भाव है, हमारा बेड प्लेजर भी दर्शाता है, फॉरेन ट्रैवल भी दर्शाता है, लेकिन खर्च है उसमें वह भाव बोलते हैं उसको कि भाई जो हमारे से जा रहा है, हमारे पास से जो चीज़ निकल रही है, उसको हम लोग 12th हाउस बोलते हैं। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है, इसी के अनुसार जो आगे हमें अगर पैसे को समझना है तो करना होगा। तो पैसा अगर किसी के पास बिल्कुल ही नहीं आ रहा, जॉबलेस है, तो हम 11th हाउस को नहीं देखेंगे, हम 10th और 6th हाउस को देखेंगे कि भाई जॉब मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 6th हाउस पहले देखेंगे, 6th या 10th हाउस में किसी भी एक की महादशा, अंतरदशा, प्रयांतरदशा चल रही है, यानी किसी दोनों में से किसी एक की तो चल ही रही होगी, है ना। जिसकी नहीं चल रही, मान लीजिए 10वें भाव की महादशा या अंतरदशा चल रही है, 6ठे भाव की नहीं चल रही, तो 6ठे भाव को, जहाँ 6 हाउस मैंने भी आपको बताया, वहां पे जो भी नंबर लिखा होगा, उस हाउस का जो लॉर्ड है, आपकी कुंडली में लिखा होता है इस घर का स्वामी कौन है। लॉर्ड को हम लोग स्वामी लिखते हैं हिंदी में कुंडली में। तो 6ठे भाव का कौन सा स्वामी है, उस स्वामी को देखना है किस नक्षत्र में बैठा है, उसके वैदिक मंत्र पढ़ने शुरू कर दे केवल 108 बार रोज, और देखिए 1 महीने के अंदर कैसे काम होगा। ये वाइजा वर्षा किया जा सकता है। हो सकता है 6ठे भाव की उसकी दशा चल रही है, तो 6ठे भाव की दशा चल रही है, तो हम 10th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, वो कौन से नक्षत्र में, उसके मंत्र को, वैदिक मंत्र को हम 108 बोलेंगे। ये ऐसी टेक्निक है कि 27 दिनों में लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। तो भाई कम से कम जॉब तो आ गई। अब जब जॉब आ गई तो पैसा भी आ रहा होगा। अब पैसा अलग अलग किस्म से आता है। आप जॉब चल रही है, बिजनेस चल रहा है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो केवल प्राथमिकता पैसों को देते हैं। प्राथमिकता पैसों को देंगे तो क्या है, 11वें भाव को देखना होगा कि रेगुलर पैसा आता रहे, दूसरे भाव को देखना होगा कि वो पैसा हमारे पास इकट्ठा भी होता रहे। तो हमारे यहाँ एक परिवर्तन योग होता है, जहाँ हम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो सेकंड के 11 से हो जाए, हाँ, तो हम बस उसको बनाएंगे। तो हम बहुत सिंपल, इसके 2 तरीके हैं। इसका एक सबसे सटीक तरीका जो है, वो तरीका ये है कि हमें देखना है कि 11वें भाव का स्वामी कौन है। ठीक है। अब 11वां भाव जो है उस पे 1 से लेके 12 तक की राशि के नंबर लिखे हो सकते हैं, है ना। वो मेरे ख्याल से सभी को पता है भाई, 1 नंबर आपके मंगल का है, दूसरा नंबर आपके शुक्र का है, तीसरा आपके बुध का है, चौथा आपके चंद्रमा का है, 5वां आपके सूर्य का है, 6ठा आपके फिर बुध का है, 7वां फिर आपके शुक्र का है, 8वां मंगल का है, 9वां गुरु का है, 10वां और 11वां शनिदेव का है, और 12वां फिर गुरु का है। तो 1 से लेके 12 तक जो भी वहां पे नंबर लिखा होगा, बस वो ग्रह को आप कागज पे नोट कर लो। ठीक है। ठीक है। तो आपने कुंडली अपनी देखनी है। 11वें घर में आपके कोई भी ग्रह हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक राशि बताइए। मकर राशि हो।
मकर राशि है, तो 11वें घर में 10 नंबर लिखा होगा, है ना। 11वें घर में 10 नंबर लिखा होगा, मकर राशि है, जिसका स्वामी कौन है? शनि। शनिदेव। तो हमने लिख लिया 11वां हाउस का जो लॉर्ड है मेरा वो शनिदेव है। अब हमको दूसरा कौन सा देखना है? सेकंड हाउस देखना है। 11 से सेकंड कितनी दूर है? 11, 12, 1, 2, 2 आ गया उधर, है ना। नहीं अब एक यहाँ ही पे आया। 10 था, हाँ। तो 10, 11, 12, 1, तो वहां पे कौन सा आया? एक आएगा, एक आ गया, एरीज आ गया। तो उसका स्वामी कौन है? मंगल। मंगल है। तो हमने लिखा सेकंड हाउस लॉर्ड मंगल। तो 11th हाउस का लॉर्ड हमारा कौन निकला? सैटर्न, और दूसरा निकला मंगल। 11वां भाव पैर के इस हिस्से का होता है जो हमारा तलवा होता है। सेकंड हाउस हमारी गर्दन का होता है। तो हमें परिवर्तन क्या करना है? हमने मंगल जो हमारा सेकंड लॉर्ड है जिसका लाल रंग है उसको पाँव में ले आना है, हमें लाल रंग के मोजे पहनने। हमारे 11वें भाव का स्वामी जो शनि है जिसका रंग काला है उसको हमें गले में ले आना है। तो गले में हम कोई काला धागा पहन लेंगे या ब्लैक कलर की शर्ट पहन लेंगे और ये परिवर्तन योग बना लेंगे। इसको शुरू करेंगे क्योंकि मंगल और शनि है, इन दोनों में से किसी एक दिन शुरू करेंगे। 27 दिन इस फॉर्मूले को करके देखो और लाइफ में मजा नहीं आ गया तो बताओ। ये इतने सिंपल फॉर्मूलेज होते हैं। राइट सर। अच्छा, एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है, सब लोग करोड़पति बनना चाहते हैं आज के दौर में, और हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं कि लोग बहुत राइज कर भी रहे हैं। क्या कुंडली से ये प्रॉमिस देखा जा सकता है कि ये व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी करोड़पति बनेगा ही? बाकी तो देखिए सर, कर्म है। आपकी वीडियो से लोग करोड़पति बन सकते हैं इस वक्त, ठीक है। अभी हमने एक कपड़े की रेमेडी बताई। अब बहुत बार क्या हो जाता है कि इंसान नहीं कर पा रहा किसी भी कारणवश, भाई लाल मोजे पहनने में उसको दिक्कत हो रही है, गले में धागा पहनने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, उससे भी सिंपल बताता है। अब मान लो आपके 11वें घर पे, इस बार हम लोग 11वें घर पे कोई और नंबर ले लेते हैं। इस बार हम लोग 11वें भाव पे एक नंबर राशि ले लेते हैं, ठीक है। तो एरीज हो गया आपका 11वें भाव। अब एरीज क्या है? उसका स्वामी कौन है? मंगल। मंगल ग्रह क्या दर्शाते हैं? हनुमान जी। तो हमने लिख लिया 11वां भाव लॉर्ड हनुमान जी, मंगल, और आगे आर्टिकल में लिख लिया हनुमान जी। अब हम दूसरे भाव पे चलते हैं। अगर 4 नंबर, एक नंबर 11वां भाव है तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 नंबर हमारा हो गया कर्क राशि। कर्क राशि। दूसरे भाव का जहाँ 4 नंबर लिखा है उसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या दर्शाता है? पानी। पानी। तो हमने लिखा सेकेंड हाउस लॉर्ड कैंसर, आगे ऑब्जेक्ट में लिखा पानी। अब मंगल की दिशा कौन सी है? साउथ। हमें पानी साउथ में रखना है और मंगल हनुमान जी को नॉर्थ वेस्ट में रखना है। ओके। ये अदरवाइज ऑल्सो ये कॉम्बिनेशन नीच भंग बनाता है। ओके, है ना। अब आप एक चीज देखिए कि मंगल जब कर्क राशि में होते हैं तो नीच के हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब चंद्रमा उनके ऊपर से गोचर करते हैं तो नीच भंग हो जाता है। अच्छा। या चंद्रमा उनकी राशि में चले जाएंगे तो नीच भंग हो जाएगा, ये नीच भंग हो गया। और अदरवाइज ऑल्सो कोई भी प्लैनेट है उसका आप इस किस्म से बना सकते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये तो बहुत ही पावरफुल हो गई। ये तो सर रेमेडी हो गई। मैंने पूछा कि कैसे हम देख सकते हैं कि प्रॉमिस है कुंडली में करोड़पति बनने का? देखो, करोड़पति बनने का प्रॉमिस, ऐसा करोड़पति वाला प्रॉमिस फॉर्मूला तो कुछ नहीं, वेल्थ क्रिएशन है। हाँ, वेल्थ क्रिएशन है। तो वहाँ पे हम सेकेंड हाउस को देखेंगे, पहला होरा चार्ट को देखेंगे। अगर हम सेकेंड हाउस को देखते हैं तो हमें ये देखना है सेकेंड हाउस का लॉर्ड, उसकी दशा अंतरदशा कब है। अब उसकी जिंदगी में उसकी महादशा आए नहीं आए, अंतरदशाएं तो आएंगी, है ना। वो कौन सी डिग्निटी में बैठा है, वो न्यूट्रल पोजीशन में है, वो एक्सॉल्टेशन में, वो डेबिलिटेशन में, वो किन प्लैनेट्स के साथ बैठा है। बहुत बार ये भी हो सकता है कि सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं, कई बार होता है ना। क्योंकि भाई 12 घर में प्लैनेट तो हो ही नहीं सकते, 9 ग्रह है हमारे, नहीं। तो हमें केवल उसके लॉर्ड को चेक करना है जो दूसरे भाव का स्वामी है, राशि नंबर से। मान लीजिए दूसरे भाव में 5 नंबर लिखा है तो सूर्य। अब सूर्य हमारा कैसा बैठा है, कौन से घर में बैठा है, उसके तत्वों को जीवन में ले आएंगे। ओके, है ना। सर ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि अगर सेकंड हाउस में मंगल है आपका, ठीक है, लेकिन मंगल 6, 8, 12 में आ गया है, तो क्या होगा? तो खराब नहीं हुआ इससे? अब मान लीजिए
दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, मंगल बैठा है, मंगल की राशि है, मंगल की राशि है, ठीक है। तो मतलब 1 नंबर या 8 नंबर वहां पे लिखा है आपके दूसरे भाव में, और मंगल आपका 6, 8, 12 में आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, छठे में चला गया तो आप किसी सर्विस ऐसी इंडस्ट्री में जाए, जैसे हॉस्पिटैलिटी होता है, हेल्थ केयर होता है, जो सेवा करने वाली चीज़ें होती। आप लॉयर बनने की कोशिश कीजिए, लॉ फर्म खोल लीजिए, अगर लॉ नहीं पढ़ा हुआ है आप, उससे रिलेटेड कोई काम करने लगिए। अगर वही मंगल आपका 8वें में आ गया है, आपको इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऑयल रिसर्च बेस्ड कंपनी में, एआई के जो डेटा सेंटर्स वाली कंपनीज होती हैं, जो डेटा बैंक्स जो डेटा स्टोर करती हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, देखिए कितने अच्छे रिटर्न देगा। तो यू नीड टू बिहेव विद द एनर्जी। अब वो अगर 12वें में चला गया है, आप इंटरनेशनली किसी टूर ऑपरेटर, जो इतनी सारी, जैसे आप देखते हैं मेक माई ट्रिप कंपनी है और अलग अलग कंपनी है जो ट्रैवल एविएशन से रिलेटेड कंपनी है, अब उसमें इन्वेस्ट कीजिए, पैसा आएगा ही आएगा। अमिताभ बच्चन के 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, उनका कैसे प्रेडिक्शन किया? क्या प्रेडिक्शन किया कि उनको किस करियर में जाना चाहिए? कोई ना कोई प्लैनेट तो कहीं ना कहीं 2nd हाउस या 11th का भी मालिक हो सकता है। उनको जाना किस में था? ग्लैमर में, क्रिएटिविटी है ना। ग्लैमर तो बाद में मिला उनको, पहले तो एक्टिंग कर रहे थे, थिएटर से लेके वो मूवी तक पहुंचे, तो उनको एक्टिंग करनी थी। तो 5वां भाव देखिए, 5वें भाव से उनका 8th हाउस भी कनेक्टेड है, उनका 11th हाउस भी कनेक्टेड है, क्योंकि उनकी कुंडली में 5वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, सारे के सारे 8वें बैठे हुए। अच्छा, तो इतना मेजर कंजंक्शन है, लेकिन उनके लाइफ में इतना वॉलेटाइल क्यों रहा वो लाइफ? वहां पे 8th हाउस जो है उसका फ्यूजन मिला, इतनी सारी एनर्जी है। तो उनके संग ऐसी स्थितियां भी आई कि वो, उनकी चोट लग गई, उनकी सेहत बहुत खराब हो गई। उनके साथ ऐसी स्थिति आई कि बहुत बड़ा सपना लिया, एक कोई चीज़, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाए, बहुत बड़ा काम किया, अचानक से रातों रात चीज़ें चेंज हो गई। और चेंज हुई तो बोलते हैं ना, 8th हाउस क्या है, ज़मीन के नीचे का। वो इतना नीचे गिरे, इतने कर्जों में आए कि वो कहानियाँ, लेकिन फिर भी महानायक है। तो 8th हाउस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब आप उसके बाद जब आप उनकी रिकवरी देखेंगे और आज उनको देखेंगे, आप एक अलग अमिताभ बच्चन को देखते हैं, अलग देखते हैं उनको, वो ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बिल्कुल। सर, कई लोगों की समस्या ऐसी है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन उस पर गेन ही नहीं है। वो ऐसी जगह है कहीं जहाँ पे लैंड तो बहुत सारी है, लेकिन रेट ही अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसके होने का और ना होने का एक ही बराबर है। बहुत बहुत सरल है ना। अब यहाँ पे क्या है, जब हम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम कौन से भाव को देखते हैं? 8वां भाव देखते हैं। कुंडली में जो 8वां भाव है वो ये आपको एकदम साफ साफ बताता है कि आपके पूर्वजों की जो जमीन जायदाद है वो आपके पास आएगी या नहीं आएगी। अब हम फायदा कौन से घर से देखते हैं? गेन्स तो 11th से देखते हैं। अब हमें पूर्वज के आई हुई प्रॉपर्टी का गेन देखना है। तो हम कहाँ से देखेंगे? 8 से 11 शुरू करेंगे, छठा भाव। 8 से जब 11 गिनेंगी तो छठा भाव आएगा। तो हमें देखना है छठे भाव में क्या है। पूर्वजों की मिली हुई प्रॉपर्टी पे गेन नहीं हो रहा, तो छठा भाव कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ पे डिस्प्यूट भी हो रहा होगा साथ ही साथ। ऐसा नहीं है कि वो जमीन खाली पड़ी है और आपको फायदा नहीं दे रही, उस जमीन में डिस्प्यूट भी 100% हो रहा होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड आपका 6th हाउस है, गेन भी नहीं दे रहा और डिस्प्यूट दे रहा है। तो रेमेडीज आपको 6th हाउस की करनी है। अब रेमेडी, इसमें सबसे पहली बेसिक रेमेडी व्यक्ति बैठे बैठे क्या कर सकता है, उसके बाद तो हमारे जैसे लोग के पास आएगा ही। पहला क्या है, उसको 6th हाउस के लॉर्ड को देखना है, वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है वो देखना है, वहाँ की इमीडिएट चीज़ों को दान करना है। अब दान कहाँ कर सकता है? 6th हाउस क्या है? रोग ऋण रिपु, करेक्ट। तो हम अस्पताल में जहाँ इस किस्म के इलाज होते हैं, जो सरकारी अस्पताल होते हैं और बहुत सारी संस्थाएं एनजीओ होती हैं, वहाँ जाके उस नक्षत्र से रिलेटेड चीज़ों का दान कर दो। मान लो कोई फूड सपोर्ट कर रहा है तो फूड, पानी सपोर्ट कर रहा है पानी, जिस किस्म से आपको करना शुरू कीजिए और देखिए कितना फ़ायदा होगा। आप 7-8 दिन तक रोज़ क्वांटिटी छोटी रखिए, करके देखिए, उसके बाद मज़ा आ जाएगा।
कर्ज की भी एक बड़ी परेशानी है, और स्पेशली सर अभी का हम जब डिजिटल वर्ल्ड देखें ना, यंगस्टर्स और जो मिडिल एज के लोग भी हैं, इनकी कहीं ना कहीं आदतों में वो सट्टेबाजी शुमार हो गया। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत पैसे लोग ज़ाया कर रहे हैं। 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख के कर्जे लोगों पे चढ़े हुए हैं। पहले तो कैसे कुंडली में देखे कि ये व्यक्ति कर्ज की चपेट में आएगा, दूसरा उसकी रेमेडी क्या है? देखो, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम इस किस्म की गैम्बलिंग देखते हैं तो हम 5th हाउस देखते हैं। अच्छा, उसका गेन जब देखते हैं तो 6th हाउस देखते हैं। ठीक है। उसका लॉस जब देखते हैं तो 4th हाउस देखते हैं। अच्छा। तो गैम्बलिंग में इंसान को जैसे ही लॉस होता है उसके घर का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। 4th हाउस लॉस का है, गैम्बलिंग के लॉस का। तो गैम्बलिंग में लॉस हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि 4th हाउस उस वक्त कॉन्फ्लिक्टेड था, और 4th हाउस घर के डोमेस्टिक हार्मोनी का भी है, तो कॉन्फ्लिक्टेड था, तो घर का माहौल भी खराब हो गया। तो 4th हाउस की रेमेडी, अगर उसको बराबर लॉस हो रहा है, पहले तो मैं कभी प्रमोट नहीं करता सट्टा मत खेलिए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, बिल्कुल भी मत कीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसी किसी भी चीज़ में है और नुकसान हो रहा है, उस वक्त बच के वापस आना है, बेशक उसने इक्विटीज़ में पैसा लगा रखा है या कुछ भी, आप 4th हाउस के दान करना शुरू कर दीजिए। और दान कहाँ करेंगे? 4th हाउस के। 4th हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, उसके दान कीजिए। लेकिन कहाँ दान कीजिए, है ना? 4th हाउस माँ का है। तो जो ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ वृद्ध महिलाएं रहती हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे ओल्ड एज होम बनाया हुआ है, माँ समान लोग रहती हैं, वहाँ जाके दान कीजिए। वहाँ जाके, क्योंकि 4था भाव डोमेस्टिक हार्मोनी का है, वहाँ जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए उनके संग। कम से कम 9 मिनट से शुरुआत करके देखिए, बैठ के थोड़ा हारमोनियस वे में हंसी मजाक करके आइए। यही इतनी बड़ी रेमेडी हो जाएगी कि चमत्कार हो जाएगा ज़िंदगी में। हमने फाइनेंशियल गेन्स और कैसे पैसा आ सकता है, कहाँ कहाँ से आप कनेक्शन बना सकते हैं अगर कुंडली में प्रॉमिस नहीं है, तो इस पर बात की। करियर पर बात करते हैं अब, कि कैसे एक ब्राइट शाइन करियर हम चूज़ कर सकते हैं, नहीं किया है तो कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं। करेक्ट। तो देखो, करियर की जब हम लोग बात करते हैं, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमारे पास 10th हाउस की है। 10th हाउस के लॉर्ड के अनुसार पहला तो हमें करियर को चेक करना है। अब 10th हाउस में मान लीजिए मंगल है, ठीक है, तो मंगल क्या है, थोड़ा एग्रेसिव एनर्जी है ना, तो मस्कुलिन पावर है। तो आप मार्शल आर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप जिम का बिजनेस भी कर सकते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, आप फोर्स में भी जा सकते हैं, आप पुलिस में भी जा सकते हैं, आप सिक्योरिटी एजेंसी भी चला सकते हैं। आप इस किस्म के बहुत सारे काम कर सकते हैं जो मार्शल एनर्जी दर्शाती है। ये तो हो गया, ये दर्शाती है, लेकिन हो सकता है आप ये काम नहीं कर रहे हो, आप कुछ एग्जैक्टली डिफरेंट कर रहे हो। आप हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्योंकि यहाँ तो हमने फ्रंट फेशिया देखा है, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हम D10 खोलेंगे। D10 में हम देखेंगे लग्न लॉर्ड, जो दशांश चार्ट होता है, D10 चार्ट, वहां पे जो लग्न का लॉर्ड है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है और उसका कौन सा स्वामी है। ये बहुत छोटी सी टेबल होती है, उसी के अंदर आपको मिल जाएगी। D10 के लगन लॉर्ड का नक्षत्र और उसका स्वामी जहां बैठा है, एग्जैक्टली वही आपका करियर होगा। अगर वो मरकरी है, D10 के लगन का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी मरकरी है, तो बंदा क्या कर रहा होगा, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होगा, कोई और गेमिंग ऐप डेवलप कर रहा होगा, किसी डिफरेंट किस्म के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बेच रहा होगा, या हो सकता है ये पॉडकास्टिंग भी कर रहा हो। लेकिन हो क्या रहा है, 10th हाउस का लॉर्ड मार्स था लग्न चार्ट पे, और वो कर रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिल रही। अब उसको सक्सेस कब मिलेगी, जब वो ये काम करेगा। नहीं, तो जब वो सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर था तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता रहे, कुछ मसल से रिलेटेड, जिमिंग से रिलेटेड, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जो पुलिस वाले यूज कर पाए, आर्मी यूज कर पाए, सिक्योरिटी एजेंसी यूज कर पाए, उसको एक्टिवेट कर ले, है, वो तब काम करेगा। अब अगर वो पॉडकास्टिंग कर रहा है, उसने 50 एपिसोड्स बना दिए, उसके नहीं चल रहे, वो जिस दिन किसी रेसलर को ले आएगा,
चल जाएगा, उसके बाद से उसकी गाड़ी चलने लग जाएगी। तो यहाँ हम ऐसे देखते हैं और इन चीज़ों से एक्टिवेट करते हैं। खाली एक्टिविटीज़ के थ्रू आधी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी की सॉल्व हो जाती है। सर एक यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को हो सकता है जी। कि मान लीजिए अगर उनके 10th हाउस में कोई एक प्लैनेट बैठा है और कोई अलग राशि है, मान लीजिए वो दोनों अलग अलग हैं, राशि उस प्लैनेट की भी नहीं है, किसी और प्लैनेट की है, तो लॉर्ड क्या माना जाएगा? जो राशि लॉर्ड होगा वो लॉर्ड होगा या जो प्लैनेट वहाँ बैठा होगा? हो सकता है किसी व्यक्ति के 10th हाउस में एक प्लैनेट बैठा हो सकता है उसके 10th हाउस में 5 प्लैनेट बैठे हो। हमें प्लैनेट देखना ही नहीं है, सिर्फ राशि, केवल राशि देखनी है, राशि का लॉर्ड कौन है। ओके। कुंडली में प्रमोशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है कि नौकरी में अच्छा प्रमोशन मिलेगा या नहीं? देखिए, दो किस्म की चीज़ें, एक नौकरी एक बिजनेस। अभी हम लोग नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरी सर्विस हम लोग देखते हैं 6ठे भाव से। अब प्रमोशन की जब बात करेंगे तो हम कौन से घर को देखेंगे? गेंस 11th, 6ठे का 11th, 6ठे का 11th, 4th हाउस। अच्छा, ठीक है। तो जब आपका कोई फेवरेबल प्लैनेट जिसकी महादशा अंतरदशा प्रयांतरदशा चल रही है वो चौथे से गोचर करेगा तो आपको सक्सेस दे सकता है, आपको प्रमोशन दिलवा सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है सिनेरियो की भाई एनुअल असेसमेंट होता है हर कंपनी में। अब उस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी वो दशा चल रही हो, हम बिल्कुल, तो हमें उस वक्त क्या करना है, हमें 4th हाउस के लॉर्ड की कुछ रेमेडीज कर लेनी, बहुत इजी हो जाएगा। वही हम रेमेडीज क्या है, जब हमें किसी चीज़ को एनहांस करना है तो हम 4th हाउस देखेंगे, 4th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, उसके नक्षत्र के बीज मंत्र का उच्चारण रोज 108 बार करने लग जाएंगे। ओके, ये बेसिक रेमेडीज हैं, देखो जो आप अपने आप देख के कर सकते हो। घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपनी किसी भी वेबसाइट पे जाके आपने कुंडली बनाई कर लो। जब आपको फायदा आने लग जाएगा तो ऑब्वियसली आपको एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी एडवांस रेमेडी बताने के पहले पूरी कुंडली का जब तक एनालिसिस नहीं हो बताना इज़ वेरी रिस्की। लग्नेश हमारे करियर में क्या रोल प्ले करता है? देखिए, पहला भाव आपका है, आपकी पर्सनालिटी का है, आपके ऑरा, आपके एनर्जी का है, और उसका जो स्वामी है उसको हम लोग लग्नेश बोलते हैं। तो लग्नेश तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एक तरीके का सीपीयू है आपका, है। तो सीपीयू का क्या रोल है कि वो पूरे हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखे, आपको पूरा बैलेंस करके रखे। लग्नेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लग्नेश का तो मतलब आप हमेशा जीवन भर के लिए इस चीज़ को अगर फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा कि लग्नेश के जो भी स्वामी हैं, है ना, तो हर एक राशि के एक स्वामी, उनके जो देव हैं, हर एक ग्रह से एक देवी देवता जुड़े हुए, उनकी हमेशा पूजा करें और स्पेशली उस दिन ज़रूर करें, है ना, जो उनका दिन है। हाँ, मान लीजिए कर्क लगन है उसका, चंद्रमा, महादेव, तो आप महादेव की पूजा रोज कीजिए। नहीं कर पा रहे कम से कम सोमवार को जरूर कीजिए। ओके, वैसे करना रोज चाहिए। तो लग्नेश को तो आप हमेशा, सीपीयू को अगर आप नहीं हैप्पी रखेंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा, तो हैंग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर लग्नेश के देवता ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं या फिर जो हमारे इष्ट देव होते हैं जो भी हम कुंडली से भी देखते हैं? देखिए, कुंडली से इष्ट देव देखते हैं, कुंडली से हम हमारे अपने ज्योतिर्लिंग देखते हैं, कुंडली से हम अपने प्रभु शिव जी की फॉर्म को देखते हैं। अच्छा, कुंडली से हम लोग अपने गणेश जी को देखते हैं। लेकिन हर एक चीज़ की एक अलग प्राथमिकता है ना। हमारे धर्म का, हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस का जो कारक है वो 9वां भाव है ना। तो 9वें भाव के लॉर्ड के थ्रू जब हम देखते हैं तो एक अलग चीज़ उत्पन्न होती है। जब हम अपने आत्मा कारक प्लानेट वो होता है जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री हो, जो हाईएस्ट डिग्री पे बैठा हो आपकी कुंडली में। आत्मकारक तो ऋषि पारशर के हिसाब से हमेशा सूर्य होता है हर किसी के वो लिए। नेचुरल है। लेकिन हर एक इंसान की कुंडली में जब सबसे ज़्यादा डिग्री वाला प्लैनेट आप देखेंगे वो आपका आत्मा कारक बनेगा। ये चेक कैसे करेंगे सर? 28 डिग्री तो अस्त हो गया, कोई भी प्लैनेट अस्त हो गया वो तो एक अलग बात, लेकिन 28 डिग्री हाईएस्ट डिग्री मानी जाएगी। अस्त हुआ या नहीं हुआ इस पे बहुत बड़ा डिबेट है ना। एक थ्योरी बोलती है कि अस्त हो गए, एक बोलती है विरुद्ध हो गए, एक बोलती है बिल्कुल न्यूट्रल है। तो इसको हम अस्त नहीं मान सकते। तो कैसे चेक करें? ये डिबेटेबल है।
तो बहुत सिंपल सा तरीका ना, 0 to 30 हमारे पास यही बैंडविड्थ है। तो जो 30, 29, 29 पॉइंट समथिंग, 28, 27 कोई भी है, वो हमें खाली डिग्री चेक करना है, हमें अस्त वृद्ध इन डिबेट्स पे नहीं आना। अच्छा, हम तो वहाँ परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उनसे काम करा रहे हैं। आप अस्त हो जाओ या व्यस्त हो जाओ, है अस्त का आपके हिसाब से क्या मतलब होता है? जो भी हाईएस्ट डिग्री पे प्लैनेट आ जाता है वो अस्त हो जाता है। ये मेरी बहुत बेसिक नॉलेज है। देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं ऐसा हूँ। कुछ भी नहीं होता कि हाईएस्ट डिग्री पे आ जाएगा तो अस्त हो जाएगा। अप टू 4 डिग्रीज फ्रॉम सन को अस्त मानेंगे, अदरवाइज 28-30 डिग्रीज को नॉर्मली भी हम कोई अस्त नहीं मानेंगे। देयर इज नो फिनोमेना कि अस्त हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, इलॉन मस्क हैं और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, हमारे देश के पुराने प्रधानमंत्री लोग हैं, बड़े मिनिस्टर लोग हैं, आज के डेट में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जिनकी उन प्लानेट की महादशा में वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं पहले और हो भी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वो सबसे हाईएस्ट डिग्री है 28 पॉइंट समथिंग या 29 डिग्री। तो आप बता रहे थे कि आत्मकारक प्लैनेट जो भी हो, तो हम एक विधि है कि हमारा जो बेसिक लग्न कुंडली में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा वो D9 चार्ट में कहाँ बैठा है, नवमांश में, नवांश में, है ना। तो हो सकता है कि हमारे लग्न चार्ट में मंगल हाईएस्ट डिग्री है और D9 में मंगल जाके बैठ गए मिथुन राशि में, तो हम वहां से निकालेंगे अपने इष्ट देव को। ओके, तो राशि चेक करनी है, किस राशि पे बैठे हैं वो लॉर्ड। तो ऐसे चलेगा। और बाकी किसी की पूजा करो ना करो, ये तो इंसान की अपनी मर्जी, अपनी भाव है। किसी पे पूजा भी थोपनी पड़ जाए तो फिर तो धर्म का क्या है इस्तेमाल है। लेकिन आप पूजा कीजिए अपने एसेंडेंट की, अपने लग्न की तो जरूर करनी चाहिए। लग्न का कभी दान मत कीजिए, हमेशा उसको एनहांस कीजिए बीज मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा। उन मंदिरों में जाके, आपके अपने मंदिर हैं, आप वहाँ जाइए। 27 नक्षत्रों के मंदिर है। अभी मैं नेक्स्ट वीक से टूर पे जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, पूरे 27 नक्षत्र के टेम्पल करके आ रहा हूँ मैं। करेज कहाँ से देखेंगे, क्योंकि करियर में हमेशा करेज भी देखना चाहिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिना करेज के तो देखो कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या हैं कि उनको काम भी मिल गया, उनको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन फिर दिमाग में कुछ और चलता है, जल्दी जल्दी चले जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको बहुत चैलेंजिंग लगता है, उनके पास नॉलेज है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ ना कुछ ऐसी थ्योरी हो रही है, वो थोड़ा सा बैक स्टेप हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे बस की नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो हमारा करेज का कौन सा हाउस है? तो हमारे लग्न कुंडली में तीसरा भाव हमारी करेज का है। हमारे D10 चार्ट में तीसरा भाव हमारे कैरियर की करेज का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपना दशांश चार्ट देखना है, D10 चार्ट देखना है, उसका जो थर्ड लॉर्ड है उसके बीज मंत्रों का उच्चारण करने लग जाओ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके D10 चार्ट में थर्ड हाउस में कोई भी एक नंबर बताओ आप, कोई सा भी ले लीजिए। जैसे 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या राशि है, तो हर बुधवार को आप हरा पहन के ऑफिस जाने लग जाओ। अच्छा, है ना। और क्या है, बुध के वैदिक मंत्र करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये करो। तो बहुत सिंपल उपाय है, इससे बहुत अच्छे से हो सकता है, इन सब चीज़ों को किया जा सकता है। आखिरी सवाल कि किसी को अगर बिजनेस करना है लेकिन वो बहुत सालों से नौकरी कर रहा है, बट अचानक से उसका मन हुआ कि अब मैं अपना काम शुरू करूं, ये कैसे चेक करेंगे कुंडली में कि उसके लिए सही है? 7th हाउस एक्टिवेट हो गया ना, अब उसकी महादशा परिवर्तन का समय आ गया। या अंतरदशा चेंज हो रही है और 7वें घर के स्वामी की हो रही है, या 7वें में बैठे हुए 7th हाउस में बैठे हुए किसी प्लैनेट की हो रही है। ओके। हाँ, तो 7th हाउस क्या है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो वो कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हो जाते हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं अपनी, या कहीं उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कर ली, एक पार्टनरशिप है, साइलेंट पार्टनर बोलते हैं, ये तो किया जा सकता है। ये बस हमें हाउस, हम जिस दिन ये समझ जाए कि हमें ये 12 हाउस की एक्टिवेशन चेक करनी है, हम सारे डिविजनल चार्ट कर लेंगे, हम सारी चीजें कर लेंगे, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं ना, वो एसेंस है, वो फ्लेवर है। आपको मूल तत्व से क्या समझना है, पानी पानी है, दूध दूध है, दही दही है, है ना। अब उसमें चीनी डलेगी, नमक डलेगा, क्या डलेगा, उसका क्या असर आएगा तो बाद में समझेंगे। तो बेसिक ऐसे समझते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और इतनी सारी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और खूब खुश रहिए, कामयाब रहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड हैं, और ख़ास करके 3rd and 9th जो हाउस है वो आपका वेल प्लेस्ड कैसे है, कौन से प्लैनेट्स है, कौन सी राशि है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।